अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम लोगों ने ज़रियाम की शादी को भी ठीक से एंजॉय नहीं किया, लेकिन शाज़िम और रिदम की शादी में हम किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मामा बहुत खुशी से बोल रही थी, जबकि बाकी सब लोग भी उनकी बातों में उनका साथ देने लगे। राहत साहब और सकलेन साहब खामोशी से बैठे हुए थे, जबकि साकिब साहब बीच में अपने मशवरे दे रहे थे। उनकी शक्ल से ही लग रहा था कि वो इस रिश्ते पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और ना ही वो रिदम की शादी इस घर में करना चाहते हैं। उनकी नज़र में वो आज भी इनके दुश्मन थे। उनकी नज़र में बाबा जान गलती कर रहे थे। वो अपने ही दुश्मनों को खुद अपने ही घर में ले आए थे और उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो इन लोगों पर एतबार कर रहे थे, जो कम अज़ कम इन लोगों के लिए एतबार लायक तो हरगिज़ नहीं थे। मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ भाईजान, मैं इस बात के लिए राज़ी नहीं हूँ और आप लोग क्यों रोज़ चले आते हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्या ये घर भी छोड़कर चला जाऊँ? अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से अपनी बीवी और बच्चे को लेकर, और खुदा के लिए बार बार मेरी बीवी बच्चे को हर चीज़ में घसीटना बंद करें। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। आज अहमद काफ़ी सख्ती से पेश आया था। राहत कभी इसके ऑफिस में आकर उसे किन्जा फातिमा के बारे में उल्टी सीधी बातें बताता, तो कभी इसके घर आकर किन्जा फातिमा के सामने तरह तरह की बातें करता। उन लोगों का बस एक ही मुतालबा था कि उनके साथ चले, और साथ ही साथ इसके बेटे को भी छोड़ने के लिए भी कह चुके थे, जबकि क्योंकि इनके लिहाज से किन्जा फातिमा इनकी औलाद को जन्म नहीं दे सकती थी, क्योंकि एक गैर मुस्लिम लड़की की खातिर अपना असल भूल रहे हो। क्यों इस लड़की की खातिर अपने ख़ानदान से बगावत पर उतर आए हो? सकलेन साहब उन्हें समझाते हुए कह रहे थे, जबकि वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। मैं अपना असल जानता हूँ, आप चले जाएं खुदा के लिए, वो गुस्से से बोले। यहाँ तक कि आज तो उन्होंने इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए भी कह दिया था और धमकी भी दे दी थी कि अगर मज़ीद इन लोगों ने तंग किया तो वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ना चाहते हुए भी उन्हें खामोशी से वापस आना पड़ा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे थे। वो इसके जाल से निकालने का पक्का इरादा कर चुके थे। नहीं हारे थे वो अपने भाई को इस औरत के से। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ये क्या क्या बकवास कर रही हो? अगर मेरे लिए मेरे ख़ानदान वाले अहम हैं तो मेरे लिए मेरे बीवी और मेरा बच्चा भी अहम है। मैं किसी के कहने पर तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और वो लोग मेरे माँ बाप हैं, उन्हें समझा लूँगा। मैं एक दिन वो मेरे सामने हार जाएंगे तो मुझे नहीं जानती। मैं बाबा जान से अपनी हर बात मनवा लेता हूँ। तुम इतनी ज़्यादा टेंशन न मत लो। तुम सिर्फ ये शाम की तरफ तवज्जो दो। वो बहुत एहसास हो गया है, उसे हर वक्त कोई ना कोई चाहिए होता है। तुमने देखा शाम से ही वो कितना ज़्यादा परेशान है। उसके सामने मैंने इसकी ताया की कितनी अच्छी मेज़ बना कर रखी थी, और इन लोगों ने मेरे बेटे को नाजायज़ की गाली दे दी। क्यों है ये दुनिया ऐसी, मुझे समझ नहीं आता। वो बहुत परेशान लग रहे थे। एक तो उन्हें अपने घर वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ किन्जा कह रही थी कि वो उसे छोड़कर पाकिस्तान चला जाए। अगर इनकी फैमिली मानती है तो ठीक है, और अगर इनकी फैमिली नहीं मानती तो वो इनकी याद में सारी ज़िंदगी काट लेगी। लेकिन उन्हें इनके ख़ानदान से जुदा नहीं करेगी। लेकिन अहमद इनकी बात से इत्तेफाक नहीं करते थे। उन्हें अपनी बीवी बच्चे के साथ साथ अपना ख़ानदान भी चाहिए था, और इनका दावा था कि वो सबको मना लेंगे। उनका ख़ानदान एक ना एक दिन इनकी ज़िद के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन वक्त कब बदलता है कहाँ पता चलता है। उनका ये यकीन ही इस पर भारी पड़ने वाला था। उनका खून ही उन्हें तकलीफ़ से दो चार करने वाला था। वो किन्जा को सोचों में छोड़कर ये शाम के कमरे की तरफ चले आए थे, क्योंकि वो ये शाम से ही काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। हेलो हराम, कैसी हो तुम? यार तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तुमने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि तुम्हारा सर ये शाम के साथ अफेयर चल रहा है। मैं तो तुम्हें बच्ची समझ रही थी, लेकिन तुम तो बड़ी तेज़ हो यार। किस स्टूडेंट के बजाय तुमने तो सीधा सर को ही पटा लिया। मानना पड़ेगा तुम्हें। उसकी क्लास फेलो इससे कहते हुए इसका रास्ता रोक चुकी थी, जबकि वो कंफ्यूज होने लगी थी। कल इनके प्यार में सर ये शाम पर निगाहें रखे हुए थे, और आज इस पर उल्टी सीधी बातें जारी थी। वो काफ़ी देर तक उन्हें सुनती रही, या फिर कहना ठीक रहेगा कि वो उन्हें बर्दाश्त करती रही। लेकिन आहिस्ता से ये सब कुछ इसके बस से बाहर होने लगा था। वो उसे तंग करने लगी थी। जब उसे दूर से यह शाम आता नज़र आया, उसे लगा जैसे इसके अंदर एनर्जी वापस आ गई हो, जो उसमें अचानक से बहुत सारी हिम्मत पैदा हो गई हो।
उसने गर्दन उठाकर पहले दरवाजे की तरफ देखा और फिर इन सब लड़कियों की तरफ। आज तो वो इसके सर धमाका करने का इरादा रखती थी। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, लेकिन तुम तो मेरी सहेलियाँ भी नहीं हो। प्यारी प्यारी गर्ल्स, खैर तुम लोग तो प्यारी भी नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो। हाँ, मैं छुपी रुस्तम हूँ। हाँ, मैं बहुत तेज़ हूँ, तुम लोगों की सोच से भी ज़्यादा तेज़ हूँ। समझे, मुझे बच्ची समझने का तुम लोगों ने गलती की है, क्योंकि मैंने सर यशाम के साथ सिर्फ अफेयर नहीं चलाया बल्कि इनके साथ निकाह भी किया है। मैं तुम लोगों के सर यशाम की बीवी हूँ और वो मेरे शोहर सर हैं। और ये जो तुम लोग अफेयर अफेयर के नारे लगा रही हो ना, ये करना बंद करो, क्योंकि मैं मुसलमान लड़की हूँ और हम में अफेयर नहीं होते, सीधे निकाह होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर यशाम के निकाह में हूँ। वो मैं बड़े मज़े से बोल रही थी जबकि वो इसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तुम सब लोगों की गलतफहमी दूर होगी ना, तो आज के बाद सर यशाम पर अपनी गंदी नज़र डालने से पहले सोचे ना कि मुझे आंखें फोड़ना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसने साथ ही धमकी लगाना ज़रूरी समझा था। जबकि यशाम ने अपने सर पे हाथ मारा था। खरगोशनी एक ही दन में शेरनी बन चुकी थी। अगर आप लोगों की गुफ्तगू ख़ास होगी हो तो आज की क्लास शुरू करें, उसने सब स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए इंग्लिश में कहा था, जो कि कुछ भी समझ में ना आने के बावजूद भी ये समझे थे कि इन लोगों में गहरा तलक है। और क्लास ख़त्म होते ही वो क्लास से निकल गया था। हरम ने मज़ीद इस टॉपिक पर बात करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो यशाम के सामने काफ़ी कन्फ्यूज़ थी। यूनिवर्सिटी आने के लिए लेकिन यशाम ने कहा था कि तुम बेशक सबको मेरा और अपना ताल्लुक़ के बारे में बता दो। हरम सीधी होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों ने अपनी सीट संभाल ली। मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। रोज़ की तरह सुकून से आज की क्लास ली गई। बता देना छुपा कर नहीं रखना चाहता था, और ना ही वो ये चाहता था कि हरम और इसके रिश्ते को किसी तरह मज़ीद इस रिश्ते को छुपा कर नहीं रखना चाहता था। अरे राहिल, तुम यहाँ कैसे? अहमद ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगाया था। वो इसकी इकलौती फूफी का बेटा था जो इनके लिए बेहद अजीज़ था। वो उसे लेकर अंदर आ गया था। अगर घर में सबको ये बात पता चल चुकी थी कि अहमद शादी कर चुका था तो यकीनन ये बात इसके भी इल्म में हो थी। इसीलिए उसे अपने घर अंदर लाते हुए वो परेशान नहीं हुआ था। हाँ, मैं यहाँ अपने एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आया था। सोचा तुम जाते हुए तुमसे मिलकर जाऊँ। और फिर मैंने सुना कि तुमने यहाँ शादी कर ली। मैं भी सोचता था कि तुमने अब तक अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा, लेकिन यहाँ तो तुमने न सिर्फ शादी कर रखी है बल्कि तुम्हारा बच्चा भी है। सच कहूँ तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने शादी कर ली। कभी ना कभी तो तुमने शादी करनी ही थी। तुम्हारे इंतज़ार में मेरी बहन कब तक शादी ना करती। पापा तो ठीक थक हार गए थे तुम्हारे और नजमा के रिश्ते के लिए, और शायद वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते अगर मामू जान का जवाब ना आता तो। इनका कहना था कि तुम किसी भी तरह शादी के लिए रजामंद नहीं हो रहे। ऐसे में नजमा को तो फजूल के इंतज़ार में लगाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ तो तुमने अलग ही काम का रखा था। तुम्हारी शादी बच्चे की खबर मिलते ही पहले तो मैं सदमे में चला गया था, लेकिन फिर जब राहत भाई ने मुझे बताया तो यकीन करना पड़ा। अब क्या इरादा है तुम्हारा? बीवी बच्चे को लेकर हवेली आओगे या फिर कुछ और? वैसे मैंने सुना है कि हवेली वालों की तरफ से तुम पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। मेरी बात मानो अमर, किसी के दबाव में मत आना। तुमने अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला किया है और अपने फ़ैसले पर डटे रहना। ये सिर्फ तुम्हारी ही ज़िंदगी का सवाल नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी और बच्चे का भी सवाल है। वो हमदर्द दोस्त की तरह उसे समझाते हुए बोला तो अमर मुस्कुरा दिया था। कोई तो था जो उसे समझता था। शुक्रिया राहील, मुझे तुम जैसे दोस्त की ज़रूरत थी। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी मोहब्बत है। उसने मेरे लिए अपना सारा ख़ानदान छोड़ दिया है। उसे छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, और इंशाअल्लाह मेरे घर वाले भी इस बात को जल्दी कबूल कर लेंगे। उसने उसे अपने इरादे बताए थे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मैं भी मामू को समझाने की कोशिश करूँगा, वो भी इस चीज़ को कबूल कर लेंगे।
थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो यकीन दिलाते हुए बोला था। जब कनीज़ फ़ातिमा इसके लिए चाय लेकर आई, उसने कनीज़ को देखा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक सी गई हो। वो इतनी खूबसूरत होगी इसका अंदाज़ा था उसे हरगिज़ नहीं उस इस चीज़ का अंदाज़ा उसे हरगिज़ नहीं था। ये तुम्हारा बेटा है ना? कनीज़ के पीछे ही 8-9 साल का बच्चा देखते हुए इसने पूछा था। हाँ, ये मेरा बेटा है यशाम, इधर आओ, चाचू को सलाम करो, उसने यशाम को अपने पास से बिठाते हुए कहा था, लेकिन वो इसकी तरफ देखे बिना ही अपने बाप के सीने में चेहरा छुपा गया। शायद उसे राहिल कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। माफ़ करना दोस्त, इसकी तबीयत आजकल कुछ ठीक ख़राब रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सुस्त लग रहा है। उसने माजरत करते हुए कहा तो राहिल मुस्कुरा दिया। शादी तय पा चुकी थी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही शादी रख ली गई थी। बहुत सारे इंतजामात करने थे, बहुत सारी रस्में करनी थी। शादी पूरी धूमधाम से होने वाली थी। वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। अगर यहाँ सवाल इनकी इज़्ज़त का था तो रिदम की खुशियों का भी था। वो अपनी पोती को बहुत धूमधाम से रुखसत करने वाले थे। कार्ड छुप चुके थे और पूरे गांव में बँट भी चुके थे। शादी की सारी तैयारियां हम खादाश खुद ही कर रहा था और इसने दादा जान से वादा किया था कि वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। सख्ती से ये बावर करवाया था कि शादी में वो किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज दादा जान ने सामिया और रिदम को अपने कमरे में बुलाकर कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगी, बल्कि रिदम की बड़ी बहन की तरह इसकी शादी में शामिल हो जाएंगी। पिछले दिनों जो दिदम और रिदम का झगड़ा हुआ था, अब तक दादा जान की निगाहों में था और वो नहीं चाहते थे कि दिदम की और वो की वजह से रिदम को कोई भी तकलीफ़ हो।